हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई जो मैंने उपन्यास की सीरीज चला रखी है उसका आज हमारा 4th उपन्यास है। क्या नाम है? शेखर एक जीवनी उपन्यास। और किसका? ये आगे का उपन्यास है भाई। ठीक है। और आप सभी को पता है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और एचपीएससी प्रोफेसर के सिलेबस में भी लगा हुआ है भाई ये। ठीक है। तो आज हम करते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास। और पहले हम आप सभी को पता है जो लेखक होता है उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आज्ञा जी उनका जीवन परिचय करते हैं। और आज्ञा जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देख रेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। ठीक है। क्या भाई जो आज्ञा थे उनकी जो शिक्षा है वो घर पर ही हुई। उनके पिता की देख रेख में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई भाई। ठीक है। उसके बाद भाई 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। क्या भाई? देखो भाई 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद क्या किया, मद्रास गए और वहाँ पर क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फेरमैन कॉलेज के छात्र बने। कभी क्या 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद 1929 में क्या कर ली थी इन्होंने? बीएससी कर ली थी। और कहाँ से की थी? लाहौर के फेरमैन कॉलेज के से की थी भाई। करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया। फिर इन्होंने एमए की, फिर क्या किया, अंग्रेजी विषय लिया। पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। क्या भाई? क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण उनकी पढ़ाई क्या थी? पूरी नहीं हुई आज्ञा जी की। कार्य क्षेत्र 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में कटे हुए। इनके जो 1930 से 1936 के वर्ष थे वो क्या थे? जेलों में कटे। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। क्या भाई? देखो भाई इनके आगे की पत्रिकाएं कौन कौन सी है? सैनिक और विशाल भारत। 1936-37 में क्या था? इनका संपादन किया था भाई। आगे की पत्रिकाओं का क्या नाम है? सैनिक और विशाल। ठीक है। इन पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे थे भैया। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद से प्रत्येक नामक पत्रिका निकाली। इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका निकाली थी? प्रत्येक। किसकी है ये? आज्ञा की। और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। ठीक है भाई। पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाओं का भाई? दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स, ठीक है, जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया भाई। और 1980 में उन्होंने वत्सल्य निधि नामक एक न्यास की स्थापना की। क्या भी? वत्सल्य निधि नामक एक न्यास की स्थापना की जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना था। ठीक है। दिल्ली में वे 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। आज्ञा जी की मृत्यु हो गई। फिर 1964 में क्या भी? 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या भी? 1964 में कौन से आंगन के पार द्वार पर, ठीक है, आंगन के पार द्वार जो इनकी रचना है उनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1978 में
कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर क्या मिला भाई? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आज्ञे जी को। ठीक है, 2 पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी मिला 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नाव में कितनी बार? 1978 में भाई। ठीक है, फिर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, कविता संग्रह भगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इतेलम 1946 में, हरी घास पर सनबर 1949 में, बावरा हेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाग पर छाया 1981 में, प्रेजन एड्स एंड अदर पोइम्स अंग्रेजी में 1946 में भाई। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ यानी कविता संग्रह है भाई आज्ञे जी के। ठीक है, फिर इन्होंने कहानियाँ लिखी। कहानियों में आज्ञे की है विपत्तिका 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और जयदौल 1951। तो ये कहानियाँ किसकी है? आज्ञे जी के। विपत्तिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदौल। उपन्यास अभी फिर इनके शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान 1941 में, द्वितीय भाग संघर्ष 1944 में भाई। ये है शेखर एक जीवनी जो हम कर रहे हैं आज। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 भाई। फिर यात्रा वृत्तांत है इनका, अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में भाई। फिर इनके निबंध संग्रह भी हैं। सबरंग त्रिशुंक 1945, आत्मनेपद 1960, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य आलवाल 1971, सब रंग और कुछ राग 1956, सब रंग और कुछ राग 1956, लिखी कागद कोरे 1972। ये किसके? आज्ञे जी के निबंध संग्रह है भाई। फिर उन्होंने आलोचना भी लिखी है। त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अध्ययन 1971 भाई। फिर इनकी संस्मरण है स्मृति लेखा भाई डायरिया, भवंती, अंतरा और शाश्वती, ये इनकी डायरिया है। विचार गद्य है, समतयस्सर नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। काफी बार नाटक ये पूछा जाता है भाई, उत्तर प्रियदर्शी है ये किसका नाटक है? तो किसका है? आज्ञे जी का नाटक है भाई। ठीक है, इनकी जीवनी है राजकमल राय द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? रामकमल राय द्वारा। क्या भी? रामकमल राय द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई है। और क्या नाम है? शिखर से सागर तक। ये किसकी जीवनी? आज्ञे की। और किसने लिखी है? रामकमल राय ने लिखी है भाई। फिर इन्होंने संपादित ग्रंथ हैं इनके। संपादित ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य क्या है? एक निबंध संग्रह है, ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक कविता संग्रह 1943 में, दूसरा सप्तक कविता संग्रह 1951 में, तीसरा सप्तक कविता संग्रह संपूर्ण 1959 में, नए एकांकिक 1952 में। ठीक है, और रूपांबर 1960 में भाई। ठीक है, आगे है उनका लगभग समग्र काव्य सदीनार 2 खंड नाम से संकलित है भाई। जो आज्ञे जी हैं उनका जितना भी काव्य है वो सदा नीरा नाम से 2 खंडों में। किससे? सदा नीरा भाग से 2 खंडों में है भाई आज्ञे जी का समग्र काव्य। ठीक है, तथा अन्याय विषयों पर लिखे गए सारे निबंध, सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिनिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ आज्ञे ने भाई एक मिनट रुको, आज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया तथा पुष्करिणी और रूपांबरा जैसे मौलिक और अनूठे काव्य संकलनों का भी वे वत्सल्य निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रह के भी संपादक थे। क्या भी? वत्स निधि
से प्रकाशित, ठीक है, ये क्या है, एक इनकी पत्रिका है, आधा दर्जन निबंध संग्रह के भी संपादक रहे हैं। यद्यपि अज्ञे ने कहानियां कम ही लिखी है और अपने उत्तरकालीन जीवन में तो न के बराबर ही लिखी है, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। क्या भाई, नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय किसको प्राप्त है? अज्ञे जी को प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी साहित्य के सलाहकार पुरुष है, जिनके कारण हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद पुनः आधुनिक युग का परिवर्तन हुआ है। आगे है अज्ञे रचनावली। अज्ञे रचनावली 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। अज्ञे रचनावली पूछा जाता है कितने खंडों में? 18 खंडों में है भाई, ठीक है। इसके संपादक कौन है? कृष्ण दत्त पालीवाल है। कौन है भाई? कृष्ण दत्त पालीवाल है, पूछा जाता है कई बार। कृष्ण दत्त पालीवाल है भाई, पालीवाल है। इन खंडों की सामग्री का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है भाई। इन खंडों में कौन कौन सी सामग्री है ये नीचे दिए गए भाई, क्या कुछ है उनमें। तो काव्य है, कहानियां हैं, उपन्यास है, भूमिकाएं हैं, यात्रावृत्त है, डायरी है, निबंध है, संस्मरण नाटक निबंध है, साक्षात्कार और पत्र है, अनुवाद है, पुरस्कार सम्मान है, साहित्य अकादमी 1964 में आंगन के पार द्वार, भारतीय ज्ञानपीठ 1978 कितनी नाव में कितनी बार। तो ये किस में है? अज्ञे जी की रचनावली में है, जिसके 18 खंड है और संपादक कौन है इसके? कृष्ण दत्त पालीवाल, ठीक है। अब जो उपन्यास है वो हम करते हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञे, ये हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है भाई, ठीक है। अज्ञे द्वारा लिखा उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 में प्रकाशित हुआ था भाई, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में भाग 1। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। क्या भाई? शेखर एक जीवनी ये क्या है? एक उपन्यास है और ये बहुत ज़्यादा चर्चित है और विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं, ठीक है। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार पूछा जाता है जो शेखर एक जीवनी वो कैसा उपन्यास है, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में इसको रखा गया है भाई। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक, एक मिनट भाई, यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है भाई। आंतरिक और जो लोक के द्वंद्व है उनको आमने सामने लेके आता भाई। अंदर क्या द्वंद्व चलता है और बाहर क्या द्वंद्व चलता है, उसको आमने सामने लेकर आता है। साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, ये पूछा जाता भाई। वही कैसे कैसे द्वंद्व है आगे, ठीक है। शेखर एक जीवनी में तो व्यक्ति और समाज है, स्त्री और पुरुष है, पाश्चात्य और भारतीय है, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभावित एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है भाई, ठीक है। जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है वो कितने खंडों में? 4 खंडों में है। पहला खंड है उषा और ईश्वर। क्या भाई? उषा और ईश्वर, पेपर में आते हैं उषा और ईश्वर। दूसरा भाग है बीज और अंकुर। क्या भाई? बीज और अंकुर है ये रहा। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। ये 4 भागों में क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास है भाई, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग दोबारा से फिर बता देती हूँ, याद हो जाएगा आपको। उषा और ईश्वर 1 भाग है, बीज और अंकुर 2 भाग है, प्रकृति और पुरुष 3रा भाग है और पुरुष और परिस्थिति 4था भाग है भाई। इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण, किशोर अवस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। तो किस चीज़ का इसमें चित्रण हुआ है?
बाल मनोविज्ञान का हुआ है, ठीक है। किशोरावस्था का चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। क्रांति की भावना का चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। विरोधी चेतना का रूप, इसका भी क्या है, चित्रण हुआ है। प्रेम की भावना का भी चित्रण हुआ है इस उपन्यास में भी। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, यानी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया आगे एक जीवनी को, ठीक है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बार पेपर में आई हुई है लाइन। क्या भी जो शेखर एक जीवनी है उसको प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है भाई। और एक और हमारी हिंदी की कहानी है, वो भी क्या है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। तो किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये आपके लिए आज क्वेश्चन है भैया। पात्र, मुख्य पात्र, पुरुष पात्र है इसमें, ठीक है। इसमें पात्र है भाई, उसमें भी मुख्य पात्र इसमें बताया गया और पहले क्या बता रहा है, पुरुष पात्र इसमें बताया गया है। तो शेखर के बारे में, शेखर क्या है, हमारे उपन्यास का नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है, ठीक है भाई। शेखर है वो हमारे उपन्यास का नायक है, ठीक है। वो क्या है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त है शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय है। हरिदत्त कौन है, ये शेखर के पिता है और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। स्त्री पात्र काफी बार पूछे जाते हैं भी, शेखर एक जीवनी से स्त्री पात्र। सरस्वती है शेखर की बहन जो उसकी प्रेम मूर्ति और गुरु भी है। सरस्वती कौन है भाई, शेखर की बहन है, उसकी प्रेरक मूर्ति है और गुरु भी है भाई उसकी। फिर शारदा है, मद्रासी परिवार की लड़की है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल और स्पष्टवादी है। दूसरा पात्र कौन है लेडीज में, शारदा। फिर है शशि, उपन्यास की नायिका है, ठीक है। ये क्या उपन्यास की नायिका भी आपको ध्यान रखना है। शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। क्या भाई, मौसी की बहन है और इसके प्रति शेखर आकर्षित है। दो क्या प्रति आकर्षित हो गया, एक शारदा के प्रति और दूसरा शशि के। शारदा कौन है, मद्रासी परिवार की लड़की है भाई। फिर है शांति, 18-19 वर्ष की तपेदित पीड़ित लड़की है। शांति कौन है भाई, 18-19 साल की लड़की है जो तपेदित से पीड़ित है। इसके बाद है गौण पात्र। देखो भाई, स्त्री पात्र में सरस्वती होगी, शारदा होगी, शशि होगी, शांति होगी, ठीक है। फिर गौण पात्र आ गए हमारे। गौण पात्र में शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र है भाई। अब इसमें देखते हैं विशेष क्या कुछ है हमारे उपन्यास में। तो यह उपन्यास फ्लैशबैक्स अथवा पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, ठीक है। उपन्यास में अज्ञे ने उसे उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास में रोला के जातृष्टता का प्रभाव पड़ा। ये लाइन भी पूछी जाती है भाई। जो शेखर एक जीवनी है उस पर कौन से उपन्यास का प्रभाव पड़ा है, तो कौन से, रोमा रोला के जया क्रिस्टॉफ का प्रभाव पड़ा है शेखर एक जीवनी उपन्यास पर भाई। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग इसमें मिलता है। तो ये इसमें विशेष बातें हैं भाई, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है। अगला कथासार करेंगे हम इसका। इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। क्या है भाई, शेखर विद्रोही व्यक्तित्व है और बौद्धिक संघर्ष का चित्रण इसमें दिखाया गया और किसमें, पूर्व दीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। तो कहाँ से शुरू होता है उपन्यास, शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात है, ठीक है, और जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित जो पहले के घटी हुई घटनाएं हैं उसको याद करने से है भाई। वह सबसे पहले शशि को याद करता है और शशि कौन है, नायिका है इसकी। फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है। फिर उसे माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। पहला खंड, शेखर अपनी
विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। देखो भाई, अपनी बहन सरस्वती से भी आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरा खंड है, विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी को अपना आदर्श मानता है। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। क्या भाई, जो उसके अंदर भाव है उसको प्रकट करने के लिए क्या लिखता है? एक नाटक लिखता है। कैसा? राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरे खंड में क्या बताया गया है? नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक मानता है या गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, जहाँ उसे शशि मिलती है। शशि कहाँ पर मिलती है? उसको लाहौर में मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। और तीसरा खंड है भैया। चौथा खंड है, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है भाई, जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। क्या नाम है लड़के का? कुमार है, और मद्रास में मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास छोड़ देता है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवनों का चित्रण है भाई। ठीक है, ये हमारा कथासार था। ये कुछ है, इसमें प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके प्रमुख उद्धरण है भाई। ठीक है, प्रमुख उद्धरण में देखते हैं। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्या भाई? वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी अंतोगतवा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतवाद उन्हें अहम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह वहाँ बैठा स्वप्न देख करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसको आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार न होकर अनुभूति रहती है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंध में कीड़ा कृमि होता। ये लाइन आई हुई है भाई, काफ़ी बार ये उद्धरण आया हुआ है इसके, कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं। ये काफ़ी बार पूछा गया भाई, किसका उद्धरण है, किसका कथन है? मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की समर्थ से जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्न अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही है, और संसार के सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टालिन विद्रोही नहीं हो पाया, झूठन बिने वाला ही रह गया। विद्रोही अंततः है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा है। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। भाई, यातना क्या है? एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है लाइन? कहाँ से है भाई? ये शेखर एक जीवनी से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मत सोचो मैडम वैसे ही पढ़ के सुना रही है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है, वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है, और स्नेह में स्नेही अपने
कोई नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उसे अपने धोखे में छिपाना चाहती है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया है और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठ और छलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट एकमात्र मरहम होता है जो पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि दया तो उसके घाव को खरोच कर खोल देती है। तो देखो भाई, काफ़ी सारे उदाहरण हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको वीडियो जो आपको PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है और उसका जो लिंक है आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं जो ये आपका PDF है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी भाई। ठीक है, काफ़ी सारे उदाहरण हैं, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।